नमस्कारम। आज हम स्टार्ट करने वाले स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों ने लेक्चर्स कंटिन्यूसली अटेंड किए फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस एटलीस्ट, तो स्कोप उनके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है कि ओआर इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स भरता है, एनआर नॉन रेसिडेंट ओनली इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरता है, एंड देर इज अ कैटेगरी कॉल्ड NOR नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो पक्का इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरता है क्योंकि उसके ऊपर तो सभी भर रहे हैं। प्लस फॉरेन का एक टाइप का इनकम होता है जिसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होता है, वो एक नई कैटेगरी है। इनकम फॉरेन का है, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिकॉज इट वॉज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वी ब्रिंग द टैक्सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम ऑल्सो। तो इनकम का आज स्कोप ऑफ टोटल इनकम का चार्ट कुछ ऐसे बनना था। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, यू नो ऑलरेडी, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। फर्दर इंडियन इनकम कुड बी ऑफ 4 टाइप्स। कौन से 4 टाइप है इंडियन इनकम के? इनकम अक्रूड इन इंडिया, दूसरा क्या था? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, थर्ड था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड चौथा था इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। ये 4 थे। फॉरेन इनकम वैसे तो एक ही टाइप का होना चाहिए था, समथिंग विच इज नॉट अक्रूड इन इंडिया, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, दैट्स अ फॉरेन इनकम। टेक्निकली अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसको फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, एंड अदर फॉरेन इनकम। इसको ही हम प्योर फॉरेन इनकम भी बोलते हैं जिसका इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टैक्सेबिलिटी। ये जो इंडियन इनकम है इसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? हु विल पे टैक्स? सब भरेंगे क्योंकि इंडियन इनकम है OR, NOR और NR। ये जो सेकेंड टाइप का इनकम है विच इज बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? ना, OR तो भरेगा ही ना, और NOR भी भरेगा। OR क्यों भर रहा है? OR को पूछना ही नहीं होता ना कौन सा इनकम है। और ये जो अदर फॉरेन इनकम है इसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा जिसका इंडिया का कोई लेना देना नहीं है? OR भरेगा ना रे। NR इंडिया में टैक्स क्यों भरेगा? अमेरिका में टैक्स भरेगा ना, अमेरिकन इंडिया में क्यों टैक्स भरेगा? ये अदर फॉरेन इनकम है ना। अदर फॉरेन इनकम मतलब इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इंडिया टैक्स लेता है। क्यों? ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होता है ना, किसका? OR का। तो OR को हम कभी पूछते ही नहीं ना। वी नेवर आस्क OR कि भैया आप कौन से टाइप का इनकम कमाते हो, सारे टाइप का इनकम टैक्सेबल है। तो आप देख सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम। इसको मैं टाइप 1 बोलूँ, इसको टाइप 2 बोलूँ, इसको टाइप 3 बोलूँ, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्संस, राइट। तो हमने आपको पता है ऐसे कुछ बात किया था कि एक होता है OR, एक होता है NOR और एक होता है NR, ठीक है ना। ये पहले भी बातें हो चुकी है लेकिन फिर से एक बार बताता हूँ। एक होता है इंडियन इनकम, 1 का 3, 1:3। 1:3 का मतलब क्या है? यहाँ पे भी टैक्स, यहाँ पे भी टैक्स, यहाँ पे भी टैक्स, ठीक है ना। कुछ भी बनो आप टैक्स लगेगा। इंडियन इनकम है। सेकेंड टाइप का इनकम फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। OR तो टैक्स भरेगा ही, 2 का 2, 2:2, ठीक है ना। NOR भी टैक्स भरेगा लेकिन NR टैक्स नहीं। NR क्यों नहीं भरेगा? अरे फॉरेन इनकम है ना, फॉरेन इनकम के ऊपर NR टैक्स नहीं भरता। अब थर्ड, अदर फॉरेन इनकम जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियसली NR टैक्स नहीं भरेगा, NOR भी टैक्स नहीं भरेगा, तो कौन टैक्स भरेगा? OR। OR के लिए पॉजेसिव है, डू यू रिमेंबर? ये बाबा सारे टाइप की इनकम के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगता है, ये क्लियर है? OR के ऊपर। क्यों? OR के लिए गवर्नमेंट पॉजेसिव है, तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है। अब मेरी बात याद रखो, सबसे हाईएस्ट टैक्स कौन भरता होगा फिर इंडिया में? OR हाईएस्ट टैक्स भरता होगा। सबसे लोवेस्ट टैक्स कौन भरता होगा? NR। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के, और थोड़ा हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में एवरेज बोल देता हूं, मॉडरेट बता देता हूं, वो कौन भरेगा? क्यों ऐसा? क्यों? वाई? OR सबसे ज्यादा इंडिया के रिसोर्स यूज करता है, NOR एवरेजली इंडिया के रिसोर्स यूज करता है, और NR तो कभी कभी इंडिया के रिसोर्स यूज करता है, तो कभी कभी टैक्स भरता है। आइडियली हम जितने NR होंगे इस वर्ल्ड में ना, देयर आर 8.4 बिलियन पीपल समवेयर अराउंड, ठीक है ना, उसका 1.4 अपने पास है, तो बाकी 7 बिलियन लोग NR हो गए ना मेनली। हम 7 बिलियन लोगों से टैक्स नहीं एक्सपेक्ट करते,
बट उस जो 7 बिलियन में के कुछ लोग इंडिया में इनकम कमा रहे, उनसे ही हम टैक्स एक्सपेक्ट करते हैं। हम हर फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स नहीं करते, बट फॉरेन कंपनी विच इज अर्निंग इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, उनसे तो एक्सपेक्ट करते हैं ना हम। ये समझ रहे हैं आपको मैं क्या बता रहा हूँ? तो यही हमें आज क्लियरली सीखना है कि होता कैसे। पता तो आपको पहले से था, मैं तो खाली रिवाइज ले रहा था कि इतना तो पहले से पता था। देखते हैं अभी आज उसको क्लियरली पढ़ना चालू करना है। तो ये क्या है, अभी हमारे जो एडिटर होते हैं उनको ग्राफ डालने में होता नहीं, तो उन्होंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम यहाँ पे आप जब लिखना नोटबुक में चार्ट बनाओगे तो मेक श्योर यू आर गिविंग द हेडिंग ऑफ स्कोप ऑफ, अभी मत बनाओ, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का दोनों ज्वाइंट पेज के सेंटर में आपको हेडिंग देना है। और जो लेफ्ट हैंड साइड का एरो होगा वो क्या होगा, इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम में क्या क्या आता है, अभी अभी हमने बोला। इंडियन इनकम मीन्स, फिर से एक बार बोलने का, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। ये इधर का इनकम इधर आया था तो ऐसे पढ़ने का, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। सर अक्रूड इन इंडिया मतलब क्या, तो उसका सोर्स इंडिया में लोकेटेड था। एक एक वर्ड याद रखो, सोर्स इंडिया में लोकेटेड था। सर रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब फर्स्ट प्लेस ऑफ रिसिप्ट वॉज इन इंडिया, जो पहली बार इनकम रिसीव्ड हुआ था दैट कंट्री वॉज इंडिया। और डीमिंग के लिए तो हमने क्या बना के रखे हैं, सेक्शन 7 में डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो आपको पता है। एक एग्जांपल आपको पता है, डू यू नो एक एग्जांपल ऑफ इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपको मिलता नहीं तो हम डीम करते हैं कि मिला होगा और आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और सेक्शन 9 का तो मैंने आपको वोडाफोन का पूरा केस बताया था कि भले कैपिटल एसेट वाज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट वाज द डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम इंडिया। ऐसा कुछ आपको मैंने पूरा लॉजिक बताया, बहुत स्टार्टिंग से बताते आया हूँ। ये चारों टाइप के इनकम, या एक्चुअली इंडियन इनकम का फर्दर सब कैटेगरी है वो। ये टैक्सेबल किसके हाथ में होता है, तीनों के हाथ में, ओआर, एनओआर और एनआर। देखने वाली कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे, एनआर। बताओ क्यों एनआर देखने वाली कैटेगरी क्यों है, क्या आपको फील होना चाहिए। इवन फॉरेनर्स इंडिया में टैक्स भरते हैं, लेकिन कौन से इनकम के ऊपर, इंडियन इनकम के ऊपर। अब ये जो सेकेंड साइड का एरो है वो फॉरेन इनकम का है, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी तो डीटीपी वालों ने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम में क्या होता है, मैंने बोला 2 हेड, मेरे हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया, पीजीबीपी हेड और अदर हेड। पीजीबीपी हेड में बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है ना। इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, ओआर और एनओआर। और जिसका और इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फॉरेन कंपनी, डिविडेंड अर्न इन फॉरेन कंट्री, हैविंग रेंटल प्रॉपर्टी इन दुबई एंड अर्निंग रेंट इन दुबई, रिसीव्ड रेंट इन दुबई, स्टिल इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन किसके हाथ में, ओआर के हाथ में, ठीक है ना। क्यों, ओआर तो ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स भरता है। ओआर तो बेचारा पूछता ही नहीं कि मैंने कहाँ पे कमाया, ठीक है। तो ये पहला रूल क्लियर है, मतलब ये पहला मेन चार्ट क्लियर है। अब पहला रूल ऑफ टैक्सेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूल ऑफ सोर्स रूल ऑफ टैक्सेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, सोर्स रूल ऑफ टैक्सेशन। अभी ये जो रूल्स है ना, ये गोल्डन रूल जैसे रूल है, ये इनकम टैक्स के रूल्स नहीं है। यूजुअली हम इनकम टैक्स या कंपनी लॉ में रूल्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट लॉ, कि कहीं तो लिखा होगा लॉ में। ये लॉ में लिखा नहीं है, ये जनरल रूल बता रहा हूं मैं, फ्रेमवर्क होता है। हर कंट्री इसको अडॉप्ट करती है और फिर उसमें लीगलाइज करती है। तो लीगलाइज तो ऊपर करके रखा है, ये सेक्शन है, ये लीगलाइज रूल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं लीगल रूल जिसमें से बने वो वाले रूल, समझ रहा है। लीगल रूल बनाने के लिए भी तो कोई एक रूल होता होगा ना, जिसने भी इनकम टैक्स एक्ट बनाया होगा उसको भी तो गवर्नमेंट ने बताया होगा कि भैया ये 3 बातें याद रखना। तो वो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन 3 बातों में का एक बात, ठीक है। तो सोर्स रूल ऑफ टैक्सेशन, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड इन एवरी कंट्री। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं कि आप इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम समझ लो, एंड देन यू रीड एनी फॉरेन कंट्री का टैक्सेशन, यू विल अंडरस्टैंड लाइक दिस 80%। और ये मैंने खुद अप्लाई करके देखा है मेरे पे। तो आई टीच इंडियन टैक्सेशन, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच एसीसीए टैक्सेशन। तो यूके का टैक्स वहां पे पढ़ाना था। यूके का टैक्स मैंने अपने लाइफ में कभी ना पढ़ा था, ना सुना था, ना मेरे पास उसकी कोई बुक थी। बट व्हेन आई टुक यूके टैक्सेशन का बुक का प्रिंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई स्टार्टेड रीडिंग, आई अंडरस्टूड मोर देन 80% ऑफ द लॉ। देयर आर 2 reasons why I understood more than 80% of the law. Technically our law is derived out of UK law, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तभी हमें। तो ये जो लॉ बनाए होंगे 1961 वगैरह में, या इसके पहले का जो ओल्ड इनकम टैक्स लॉ होगा इंडिया का, वो तो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया होगा।
तो इंडिया के टैक्सेशन के रूल्स और यूके के टैक्सेशन के रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम। तो यूरोपियन कंट्रीज में वही चलते हैं, यूके कम्स फ्रॉम यूरोपियन रीजन, तो उस रीजन में हमारे इंडिया के जैसे रूल्स है वैसे ही रूल्स होते हैं। यूएसए कनाडा उस साइड पे थोड़े अलग है, लेकिन मेनली जैसे हम यहाँ पे भरते हैं वैसे ही है, क्योंकि इन सबका यूनाइटेड नेशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, ओईसीडी करके ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड करके ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो वहाँ पे जाके बड़े बड़े टैक्सेशन के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है एंड देन दे कॉमनली अप्रूव द लॉ कि ओके दिस इज द लॉ वी विल एक्सेप्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो एक कॉमन जो रूल ऑफ टैक्सेशन है जो ग्लोबली अडॉप्ट किया जाता है वो रूल आपको पढ़ा रहा हूं मैं, और ये रूल मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता इफ आई डू नॉट मेंशन द लैंग्वेज विच वॉज एमर्ज आउट ऑफ वन ऑफ द केस लॉ इन यूके। अगेन मुझे यूके का इसलिए रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यूके में एक जज जब जजमेंट दे रहे थे तो उनको बताना था कि सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या इनकम और सोर्स का रिलेशनशिप क्या होता है। आप लोगों को इनकम क्यों नहीं पता है? मेजॉरिटी फील करो जरा, आपको आपके पास सोर्स नहीं है। पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है पता है? पूरी दुनिया इनकम के पीछे भाग रही है, विच इज द रॉन्ग। अब इनकम, मैंने क्या, आमिर खान ने भी तो बोला था ना 3 इडियट में, कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब काबिल बनो, कामयाबी ऑटोमेटिकली आएगी। तो मैं भी वही आपको बताना चाहता हूं कि इनकम के पीछे मत भागो, सोर्स क्रिएट करो, इनकम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ रहे आपको? तो आप डॉक्टर के पास भी जब जाते हो आप बोलते हो मुझे फीवर आया है, तो डॉक्टर फीवर की मेडिसिन नहीं देता, फीवर आउटकम है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हुआ है, वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। वायरल फीवर था, डेंगू था, मलेरिया था, कोई एक डिसीज हुआ रहेगा, या कोई चोट लगी होगी। आपको पता है कभी कभी चोट लगती तभी भी फीवर आता है, ठीक है ना। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स। अगर इसको मैं स्पिरिचुअलिटी में बात करूं तो इफ यू आर नॉट हैप्पी बाय डिफॉल्ट, यू आर नॉट हैप्पी एज अ नेचर, यू आर नॉट हैप्पी बीइंग, इरिटेटिंग बीइंग रहते हो, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो, तो आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा। आउटकम तो सबको दिख रहा है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, चिल्लाते हो, रोते हो, मारते हो, ठीक है ना, खुश नहीं रह पाते, सेटिस्फाइड नहीं रह पाते, खाना पचता नहीं है, जो भी है दैट इज आउटकम। उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक सोर्स है कहीं पे, तो ठीक है ना, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन सोर्स। तो यूके के जज की बात करते हैं अब, उन्होंने जब जजमेंट दिया इनकम और सोर्स को डिफाइन करने का ट्राई कर रहे थे वो, तो एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। अपना कोई एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो अभी दुबई में है, फिर अपन लोग यहाँ पे इंडिया में हैं, ठीक है। उसने इंडिया में प्रॉपर्टी क्रिएट की और उसका रेंट वो दुबई में रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। ये टैक्सेबल कौन से देश में होगा? क्योंकि दुबई क्या बोलेगी, इट इज रिसीव्ड इन दुबई। इंडिया में भी है ना इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वैसे दुबई क्या बोलेगी, इट इज इनकम रिसीव्ड इन दुबई, दुबई विल टेक टैक्स, ठीक है ना। इंडिया क्या बोलेगा, हाँ इट इज अक्रूड इन इंडिया, तो इंडिया विल टेक टैक्स। तो झगड़ा हो सकता है। तो अभी सोर्स रूल क्या बोलता है, ठीक है ना, सोर्स रूल किसको प्रायोरिटी देता है, कौन से देश को टैक्स लेना चाहिए, तो बोलता है जिस देश में सोर्स है उस देश में टैक्स लगेगा। अब उन्होंने फिर जजमेंट देने के टाइम पे बोल रहे थे कि सोर्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कहाँ सोर्स है, कभी कभी इतना आसान नहीं होता। मैंने तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया। अब विराट कोहली मैच खेल रहा है यूके में, हाँ उसने ट्रेनिंग ली थी इंडिया में, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था नेदरलैंड में, उसने पैसे रिसीव किए स्विट्जरलैंड में। ढूंढो अब कहाँ पे था, टैक्सेबल होगा, हो सकता है ना ऐसे। तो मल्टीपल कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, ऐसा मत समझो कि हमेशा 2 ही कंट्री इन्वॉल्व होती है। तो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज विच गेट्स इन्वॉल्व, और इतना आसान नहीं है इंटरनेशनल टैक्सेशन में एग्जैक्टली सोर्स ढूंढना। एंड दैट्स द रीजन देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स, लॉज, केस लॉज जो हमें पढ़ने होते हैं टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ दे ऑपरेटेड। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की शुरुआत है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंटरनेशनल थोड़ा समझना पड़ता है। इसलिए शायद से आई ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर इंस्टीट्यूट। कुछ तो लॉजिक होगा कि आपकी जब काम की चीज़ नहीं वो भी आपको सिखाई जा रही है, ताकि आपको ये बताएं कि ऐसा भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है,
ताकि आप जब अभी मैच्योर्ड होते जाओ तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कुछ न्यूज़ आएगी तो आपको समझे, कुछ केस लॉ होगा तो आपको समझे, यूनाइटेड नेशंस ने अगर कोई अनाउंसमेंट किया तो आपको समझ में आए कि ऐसा भी कुछ होता है इस दुनिया में, भारत के अलावा भी देश है, और जो प्रॉब्लम हमारे वो खाली हमारे नहीं, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर देश में टैक्स की चोर है, फिर वो यूएसए हो या कनाडा हो या यूके हो। तो सारे लोग साथ में आके कुछ ना कुछ करने का ट्राई करें। उसमें से जो इमर्ज हुए वो एक रूल में बता रहा हूं। तो उस जज ने बहुत ब्यूटीफुली बोला और आपको मजा आएगा वो सुन के। उसने बोला कि इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम, इफ ट्री इज द सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम। तो उसने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया इस चीज को कि लैंड अगर सोर्स है तो क्या होता है, क्रॉप एक उसमें का क्या होता है, इनकम होता है। क्रॉप तो कट करके आप किधर भी लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे अगर हमारे अपने रीजन में यहाँ पे आजरा में घनसाल करके एक राइस होता है जिसे खीर वगैरह यूजुअली बनता है, उसका फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रांग रहता है। वो आप यूके में भी सेल कर सकते हो कि नहीं, कनाडा में भी सेल कर सकते हो, दुबई में भी सेल हो सकता है। वैसे इस प्लैनेट पे किधर भी वो सेल हो सकता है, सेल हो कभी भी किधर भी हो सकता है, लेकिन बनता किधर है। तो जब सेल होगा तो क्या करके बताएंगे ये कहाँ से आया है, इंडिया से आया है, इतना तो बोलेंगे हम। अरे इंडिया में एक महाराष्ट्र में कोल्हापुर करके एक जगह है, वहाँ से एक वहाँ का स्पेशलिटी है। हमारे नागपुर के ऑरेंज फेमस है, इवन तो यू आर सेलिंग इन कनाडा, ठीक है ना, क्या बोल के बेचा जाएगा, इंडिया के नागपुर शहर के क्या है, तो उस ऑरेंज को नागपुर का ऑरेंज क्यों बोला जा रहा है, भले वो सेल कहाँ पे हो रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में, बिकॉज उसका सोर्स कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है ना। हमारे कोंकण का क्या फेमस है, हापुस, अल्फेंसो मैंगो बोलते हैं उसको, अल्फेंसो मैंगो या हापुस आंबा जो हम बोलते हैं उसको, हापुस, वो यहीं पे बनता है, लेकिन सेल पूरे ग्लोब में होता है। तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, इंडिया के बाहर फ्लाइट में बैठ गया तो दुबई का हो जाता है क्या वो, नहीं, उसको अभी भी क्या बोला जाएगा, ये हापुस ही है, कोंकण से आया है। तो उतना उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया। तो मुझे बताओ, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, रेंट अग्रीमेंट किधर भी होने दो, कोई भी करेंसी में रेंट, फॉरेन करेंसी में रेंट होने दो, फॉरेन में अग्रीमेंट साइन होने दो, टेनेंट फॉरेन का होने दो, ओनर फॉरेन का होने दो, मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको समझ रहा है क्या, ओनर और टेनेंट दोनों फॉरेन के हैं, अग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, रेंट पेड आउटसाइड इंडिया हुआ है, रेंट फॉरेन करेंसी में पेड हुआ है, टैक्स इंडिया में होगा कि नहीं, क्यों, जिस घर की बात कर रहे हो आप वो घर कहां पे लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। रेंट तो आउटकम है, इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम, इफ अ ट्री इज द सोर्स देन fruit is the income. Similarly, if a house property is the source, then rent is the income. तो रेंट इंडियन है कि नहीं है, वो रेंट को देख के आप नहीं बताने का, टेनेंट को देख के नहीं बताने का, अग्रीमेंट को देख के नहीं बताने का, करेंसी को देख के नहीं बताने का, क्या पूछने का, घर किधर है, सोर्स किधर है। अगर वो इंडिया में आया तो इंडियन हो गया। इंडिया में मुंबई में खास करके ओशियन, मुंबई में ओशियन होता है और आप कोस्टल एरिया है, एंड दे वांटेड टू कंस्ट्रक्ट हाई क्लास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन मुंबई। अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अपना छोटा सा ऑफिस बांधा है, उसके लिए हमको इतना नीचे जाना पड़ा। इधर आजू बाजू में ओशन भी नहीं है, पानी का कितना प्रॉब्लम हो रहा है अपने को। आप सोचो मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, अंडरग्राउंड मेट्रो, तो एक तो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड मतलब समझ रहा है क्या, उसको बहुत अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर केबलिंग है, वायर है, पाइपलाइंस है, मतलब ये जो ऊपर का लेयर है इधर तो कुछ नहीं बन सकता सॉइल का, उनको एकदम डीप में जाना पड़ेगा। मान लेते आधा किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर नीचे, मुझे नहीं पता कितना जाना पड़ेगा, बट डीप जाना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग वगैरह का फाउंडेशन है ना, उसको डिस्टर्ब किए बिना आपको मेट्रो बांधनी है। नहीं तो पता चला अंडरग्राउंड में मेट्रो बांध रहे हो, किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ओपन कर दिया, बिल्डिंग गिर गई, हो सकता है ना। और मेट्रो रोज जाएगी, उधर से वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आज नहीं गिरेगी तो 2 साल के बाद गिर जाएगी। तो विदाउट डिस्टर्बिंग द अबाउ स्ट्रक्चर, विदाउट डिस्टर्बिंग द पाइपलाइन, विदाउट डिस्टर्बिंग द केबलिंग,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग, जो कोस्टल एरिया, ये पानी भी अंदर नहीं आना चाहिए। कैसा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो सकता है? ये आसान है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि पूरे ग्लोब में ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो ये कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि जर्मन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किया है। या जापान वाले बुलेट ट्रेन बनाई तो उन्होंने वो बनाया है, दे हैव डिड इट, ठीक है ना। उन्होंने भी चैलेंजिंग टेरियन में बनाया है लोग। तो हम क्या करेंगे, हमारे इंडियन इंजीनियर्स को बोलेंगे क्या, चलो ट्राई करते, खोद के देखते पानी आता है कि नहीं। ये ट्रायल एंड एरर वाला काम है क्या? नहीं ना, कंफर्म्ड करना है तभी खोदना है, नहीं तो नहीं कर सकते। अब सोचो ना, सादे रोड पे ब्रिज बनाने में इतना टाइम लगता है इनको। मुंबई में वो लाइव ओशन में जब पानी रोज आ रहा है वहां पर, रोज मतलब ओशन कहाँ पे जाएगा रे, ओशन तो उधर ही रहेगा ना। पूरे ओशन में उन्होंने ब्रिज बांधे हैं, इतना आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें ऐसे लोग लगेंगे जिन्होंने ये सब किया होगा कभी ना कभी पास्ट में, जिनकी एक्सपर्टीज हमें लगेगी। वो बंदा हम जर्मन से या जापान से उठा के ला रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा? जर्मनी, या कुछ लोगों को जर्मन से लाया और कुछ लोगों को जापान से लाया। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा? अरे कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी में होगा ना। जर्मनी में कॉन्ट्रैक्ट, जर्मन का बंदा इंडिया में क्यों आएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा? जर्मनी में होगा, ठीक है ना। वो बोलता है लेकिन मेरे को पेमेंट ना डॉलर में चाहिए। चलेगा ना? अभी वो मांग रहा है ना, आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए वो बताओ पहले। वो इंजीनियर नहीं आएगा इधर, काम नहीं होगा। और तुम्हारे इंजीनियर ट्राई करके देंगे, खोद के देखते, अच्छा पानी आ गया, बंद करो। तो जर्मन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन करेंसी में हुआ जो डॉलर है, ठीक है। अब जो पर्सन ने सिग्नेचर किया है वो भी नॉन रेसिडेंट है, और जो पार्टी ने एक्सेप्ट किया वो भी नॉन रेसिडेंट है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी दोनों क्या है? नॉन रेसिडेंट है। ये समझ में आ रहा है? वो इंडिया के नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया हुआ है, फॉरेन करेंसी में हुआ है। लेकिन ये बंदा रेडी है जॉब करने के लिए इंडिया में। कहाँ पे आएगा ये? काम कहाँ पे करेगा? समझ रहा है? ये बोल रहा है मैं एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया का, एम्प्लॉयर भी मेरा आउटसाइड इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट मेरा फॉरेन कंट्री में हुआ था, मैं रहता भी फॉरेन कंट्री में हूँ, अभी खाली प्रोजेक्ट चालू है करके मैं जर्मन में बैठ के इंडिया में ब्रिज नहीं बांध सकता, तो मुझे इंडिया में रहना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी। आई डोंट इवन वांट टू कम बट आई हैव टू कम बिकॉज द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन इंडिया। ये सैलरी कमा रहा है, ये सैलरी कमाएगा कि नहीं? ये सैलरी कौन से देश में टैक्स करेगा? इन द कंट्री वेयर हिज एम्प्लॉयर इज लोकेटेड, इन द कंट्री वेयर एम्प्लॉई इज लोकेटेड, इन द कंट्री वेयर अग्रीमेंट वॉज साइन, और इन द कंट्री इन विच करेंसी वॉज पेड। तो डॉलर तो यूएसए का करेंसी है। समझ रहे आपको कंफ्यूजन क्या है? मान लेते हैं एम्प्लॉय किसी और देश का है, एम्प्लॉय जापान का है, कंपनी जर्मन का है, डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन स्विट्जरलैंड में हुआ है, कौन से देश को टैक्स मिलेगा? क्यों? काम करने कहाँ पे आएगा? इंडिया में आएगा। इतना समझ रहे आपको? तो आपको समझ गया इंटरनेशनल लॉ। इतना भी डिफिकल्ट नहीं था शायद ना। ये सवाल आपको कौन पूछेगा? ऑर्डिनरी क्लाइंट पूछेगा क्या इधर? नहीं। ये सवाल खाली एनआर पूछ सकते हैं, या जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं वही लोग पूछ सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ऑलवेज चैलेंजिंग। इतना आसान नहीं है जितना आप मजाक में आंसर दे रहे हो, लेकिन चलो एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो समझ रहा है ना कि ऐसा कुछ होता भी तो होगा। तो आपने क्या याद रखा? इफ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम। लैंड में से क्या आता है? तो क्रॉप को देख के नहीं आइडेंटिफाई करने का कि ये कौन सा है, राइस किसा हाथ में लेके नहीं बताने का ये क्या है, पूछने का कि ये उगता कहाँ पे है, और ये उगता इंडिया में अगर होगा तो ये सोर्स इसका इंडिया में है। तो मैंने क्या बोला, सैलरी आपको मिला फॉरेन कंट्री में, फॉरेन करेंसी में, आप भी फॉरेनर, लेकिन आपने जॉब किधर किया? इंडिया में किया ना, तो आपका सोर्स किधर आइडेंटिफाई हो गया? इंडिया हैव द फर्स्ट राइट टू टैक्स योर इनकम। इंडिया के पास राइट है। अब एक्चुअली करेगा कि नहीं करेगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड DTAA, जो आपको मैंने हिंट दे के रखा था, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। वो आगे जाके बात करेंगे, या इंटरनेशनल टैक्सेशन जब चालू करेंगे तब बात करेंगे, और कुछ एग्जम्पशंस भी गवर्नमेंट ने दिए, उसकी भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी आपको खाली लॉ बता के रख रहा हूं मैं। इफ
land is a source, then crop is the income. If a tree is a source, then fruit is the income. Similarly, if employment is the source, then salary is the income. If a house property is the source, then rent is the income. If a business is the source, then profit is the income. If a capital asset is the source, then capital gain is the income. If equity share is the source, then dividend is the income. If debenture is the source, then interest is the income. If a bank account is the source, then interest is the income. And if these sources are located in India, तो माना जाता है कि ये इनकम जो उसमें से आया हुआ है वो इंडियन है. अरे पेड़ यहाँ पे रहेगा तो फल हमारा ही तो होगा, ठीक है. तो ये देखो इधर मैंने लिख के दिया आपको, इफ सोर्स ऑफ इनकम इज लोकेटेड इन इंडिया. ये सब मैंने अपनी भाषा में लिखा है, ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज जो होता है ना उसमें लिखा गया है. इफ source of income is located in India, then such income will be called as, will be treated as, will be considered as Indian income, whether it is received in India or whether it is received outside India. यहाँ तक क्लियर है पक्का. और ये सब लॉजिक याद रखोगे आप. एम्प्लॉयमेंट सोर्स, सैलरी इंडियन है कि नहीं, क्या देखने का, सैलरी नहीं देखने का, क्या देखने का, जॉब कहाँ पे कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयर भी नहीं मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है. अभी आप बोलते हो मैं कोल्हापुर का हूं, लेकिन आता मी जॉब ना मुंबई मध्ये करतोय, तो एम्प्लॉयमेंट किधर है, मुंबई में है. एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे आप जॉब कर रहे हो वो जगह देखने का. और वो जगह अगर इंडिया होगी तो सोर्स इंडिया में आ गया, इंडियन इनकम बन जाएगा. एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, OR, NOR एंड NR. ओके. सिमिलरली रेंट नहीं चेक करने का किधर मिला, क्या चेक करने का, हाउस प्रॉपर्टी. प्रॉफिट एंड गेन नहीं देखने का किधर रिसीव किया. ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा. बिजनेस इज लोकेटेड इन कोल्हापुर बट प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन जर्मनी. आप कंफ्यूज हो जाएगा, अरे इंडिया जर्मनी, इंडिया जर्मनी, क्या क्या, बिजनेस इज लोकेटेड इन इंडिया हो गया ना. तो आगे का लाइन पढ़ने की क्या जरूरत है, बिजनेस लोकेटेड इन इंडिया, खत्म, इंडियन इनकम. वो रिसीव्ड हियर, रिसीव्ड देयर, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा. क्लियर है. चलो आगे. कैपिटल गेन का भी इंडिया में टैक्स होता है जब क्या लोकेटेड होना चाहिए, कैपिटल असेट. और सेक्शन 9(1) मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये डायरेक्टली भी लोकेटेड हो सकता है और इनडायरेक्टली भी लोकेटेड हो सकता है. वो 9(1) में अमेंडमेंट आया था ना, पहले इनडायरेक्ट वर्ड नहीं था, पहले खाली डायरेक्टली लोकेटेड होना चाहिए था. अब क्या आ गया है, इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे आता है पता है ना, हांगकांग की कंपनी केमैन में कंपनी बनाती, केमैन की कंपनी इंडिया में शेयर्स होल्ड करती है, सेल होने के टाइम पे केमैन की कंपनी शेयर्स होती है नीदरलैंड को. तो एक्चुअली एसेट वाज लोकेटेड इन केमैन आइलैंड, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा था, इंडिया से. वो पढ़ा है ना, अभी कितनी बार बताऊं मैं, ठीक है ना. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों है. इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये जो है वो इनका देखने का कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है. अगर ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के जो भी आइटम है, ये नहीं देखने के कि इंटरेस्ट कहाँ पे कमा रहे हो, क्या देखने का, बॉन्ड किधर लोकेटेड है. यूके बॉन्ड बोला तो यूके का इंटरेस्ट, इंडियन बॉन्ड बोला तो इंडिया का. आपको बोला गया तो रिलायंस की शेयर्स किसी एनआर ने लिए हुए, तो डिविडेंड कौन से देश में टैक्स होगा, लेकिन वो फॉरेनर है, उसने फॉरेन में इन्वेस्ट किए थे. कंपनी कहाँ पे है, हाँ बस इतना समझ में आ रहा है आपको. हाँ वेरी गुड. अब सेकेंड रूल ऑफ टैक्सेशन, ये थोड़ा भयानक है, थोड़ा एरोगेंट रूल है. ये उल्टा बोलता है, ये बोलता है कि भैया ये कौन है, ये धन्या है. So nicely I draw. धन्या started working in Dubai. मैंने क्या बोला, धन्या started working in Dubai. तो सोर्स कहाँ पे चला गया, एम्प्लॉयमेंट दुबई में. धन्या अभी छुट्टी लेके घर जा रही है. धन्या का घर कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है ना. धन्या ने अपने दुबई के एम्प्लॉयर को बोला, बिकॉज आई विल बी स्टेइंग 1 month इन माई होम टाउन, दिस इज माई इंडियन बैंक. ये इंडिया की बैंक है, क्या है, बैंक होगी ना धन्या की कोई ना कोई.
उसने बोला डायरेक्टली मेरे इंडियन बैंक में क्या करो फंड, इट विल बी ईजी फॉर मी टू यूटिलाइज इन इंडिया। ये समझ में आ रहा है। और ये धन्या की उस मंथ की सैलरी थी, लेट्स कॉल इट सितंबर का सैलरी। तुमको प्रॉब्लम समझ रहा है मैं क्या पूछने वाला है? धन्या का 12 महीने का सैलरी कहाँ पे टैक्स होगा? 12 महीने में से 1 मंथ का सैलरी इंडिया में रिसीव हुआ था। धन्या रेसिडेंट रहेगी कि नॉन रेसिडेंट रहेगी? 30 डेज इंडिया में रिसाइड किया था उसने, नॉन रेसिडेंट। 30 डेज पे कोई रेसिडेंट नहीं होता। नाउ 12 महीने की सैलरी है ना, 11 महीने तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया है। मतलब वो तो इंडिया में टैक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 महीने का सैलरी वो भी तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया था ना, अक्रू कहाँ पे हुआ था? तो वो भी टैक्सेबल होना चाहिए क्या इंडिया में? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोर्स तो रूल अभी भी तो आपको मैंने सिखाया ना। इंडिया में कब इनकम टैक्स होता है? जब सोर्स इंडिया में होता है। इसका सोर्स इंडिया में है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला रिसीव्ड भी इंडिया में नहीं करने का। सोर्स आउटसाइड इंडिया है ना, तो रिसीव्ड भी इंडिया में नहीं करने का। अगर आपने रिसीव्ड किया तो हमारा रूल 2 है ना। मैंने कब बोला कि हमारे पास एक ही रूल है? रूल नंबर 1 बोलता है कि सोर्स इंडिया में होगा तो टैक्स होगा, लेकिन हमारा एक ही रूल नहीं है ना। हमारा और एक रूल हो सकता है कि नहीं? टैक्सेशन का हो सकता है। तो हमारा सेकंड रूल बोलता है इफ इट इज अक्रूड एनीवेयर एल्स, इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया। आप चेक करोगे क्या सेकंड रूल? अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रूड हो गया तो विल यू चेक इंडिया का रूल कि रिसीव किधर हुआ? अरे वो तो अक्रूड इंडिया में हो गया ना, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या हो चुका है? इंडियन इनकम बन चुका है, तो वो तो खत्म ही हो गया। अब मान लेते कि अक्रूड इंडिया में नहीं हुआ था, अक्रूड कहाँ पे हुआ है? फॉरेन में। जैसे बिजनेस, ठीक है ना, ये इंडिया है और आपका जर्मनी में बिजनेस है, तो यहाँ पे आप बिजनेस करते हो, व्यापार यहाँ पे करते हो, तो अक्रूड कहाँ पे हो गया? जर्मनी में। लेकिन आपने जर्मनी की दुकान में जो गूगल पे लगा के रखा है वो इंडियन बैंक का लगा के रखा है, वो उधर QR कोड मारता है तो इधर अकाउंट में पैसे रिसीव होते हैं। तो रूल 1 के हिसाब से तो टैक्स नहीं हो रहा है, लेकिन रूल 2 क्या बोलता है? डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है ना, डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आ रहा है इसलिए टैक्सेबल है। तो धन्या को या इस बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए था? लॉजिकली क्या करना चाहिए था? पहले उसको बोलना चाहिए था जहां पे मेरा 11 मंथ का सैलरी देते हो, ये वाला मंथ का भी सैलरी किधर दो? उधर ही दो। मैं नहीं बता रहा हूं दुबई वाला हो, किधर भी रहने दो, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? वैसे ये जर्मनी वाले अंकल को भी क्या बोलेंगे, आप पहले क्या करो, आउटसाइड इंडिया ये पैसा रिसीव कर लो। जर्मनी में करोगे अच्छी बात है, कंफ्यूजन कम होगा, लेकिन हम नहीं बोलते कि जर्मनी में करो, आप पूरे वर्ल्ड में किधर भी करो, एक देश में मत करो। कौन सा? इंडिया में मत करो। ये समझ में आ रहा है आपको? अब भैया मुझे तो पैसे इंडिया में चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप इंडिया में है, धन्या इंडिया में है, उसको इंडिया में स्पेंड करना, तो चलेगा ना। इधर एक बार पैसा रिसीव हुआ तो उसको क्या करके ले लेना इंडिया में? रेमिटेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस को आप ट्रांसफर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रांसफर। रिसीव नहीं किया उसने, अभी ट्रांसफर किया है। क्या किया है? और ट्रांसफर रिसीव नहीं होता। मेरे करंट अकाउंट में पैसे आते हैं, लेकिन मेरे करंट अकाउंट से मैं पेमेंट नहीं करता, मैं पेमेंट सेविंग अकाउंट से करता हूं ICICI के, आपको भी पता है। तो HDFC में फंड आता है क्लाइंट के यहां से, और मैं वो क्या करता हूं, फिर ट्रांसफर करता हूं ऐसे। तो क्या मैं 2 बार टैक्स भरूं? क्लाइंट ने एक बार करंट अकाउंट में 1 लाख दिया, वही 1 लाख मैंने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, मेरे 2 लाख का इनकम हुआ क्या? लेकिन मेरे 2 बैंक में एंट्री आएंगी। हेलो, एंट्री तो 2 बार आएगी ना। HDFC में भी 1 लाख आया हुआ दिखेगा, ICICI में भी 1 लाख रुपया आया हुआ दिखेगा, तो टैक्स तो एक ही बार भरना पड़ेगा, बिकॉज यू अर्न ओनली वंस, यू मे ट्रांसफर 3-4 टाइम्स, सेम इनकम में और 4 अकाउंट में घुमाऊं। तो रेमिटेंस के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं है। तो एनी फॉरेन फ्रेंड को क्या बोलने का, आपका जो भी NR इंडिया में आने वाला होगा अगर, तो उसको क्या बोलने का? जैसे मेरा फ्रेंड है, अंजेश है, दिलीप है, नाउ दे आर स्टेइंग इन फॉरेन कंट्री, मैं उनको क्या बोलूँ, इंडिया में डायरेक्ट इनकम रिसीव करने का? नहीं, यू डोंट रिसीव इनकम डायरेक्टली इन इंडिया, प्लीज रिसीव इट इन योर कंट्री और एनी कंट्री अदर देन इंडिया फॉर दैट मैटर, एंड देन ओनली यू रेमिट इट टू इंडियन अकाउंट। इंडिया में डायरेक्ट रिसीव मत करो प्लीज, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रूल के हिसाब से वो क्या बन जाएगा, इंडियन इनकम। ये सवाल आपको OR पूछ रहा है क्या?
ओआर को क्या फर्क पड़ता है किधर अक्रूड किधर रिसीव्ड, उसका तो ग्लोबल टैक्सेबल है. दैट इज रूल 3, रूल ऑफ रेसिडेंस. रूल ऑफ द मोमेंट यू से यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, गेम ओवर. चेक ही मत करो. कौन सा, क्या नहीं चेक करने का, अक्रू किधर हुआ, रिसीव्ड किधर हुआ, रिसीव हुआ भी कि नहीं हुआ, चेक ही नहीं करने का. पूरा ग्लोब टैक्सेबल है. पूरा पृथ्वी, पूरा प्लानेट, पूरा कॉस्मोस इंडिया में टैक्स है ओआर के लिए. ओआर का तो रूल ही अलग है. ये क्लियर हो रहा है आपको? मैं थोड़ा और लैंग्वेज में भी पढ़ाएगा, लेकिन पहले इंग्लिश समझ लो. इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया, then it will be considered as Indian income if the even if the source is located. आप बोलोगे सोर्स इंडिया में लोकेटेड होगा तो भी वो इंडियन इनकम पहले से ही था. ये तो उस इनकम की बात कर रहे हैं जो अक्रूड आउटसाइड इंडिया हुआ था और डायरेक्टली कहाँ पे रेसिड हुआ, इंडिया में. लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, फॉरेन रेमिटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. हाँ, ये पहले बाहर रिसीड हुए, उसके बाद इंडिया में खाली क्या हुए, ट्रांसफर हुए. और थर्ड रूल, सबसे भयानक रूल, पॉजेसिवनेस का रूल. कॉलर पकड़ के मुझे बोलता है ए ओआर चल, पूरा ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल, ठीक है ना. इफ पर्सन बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडियन एज वेल एज फॉरेन इनकम, दैट मीन्स टेक्निकली ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. क्लियर है? अब मैंने ये रूल ऑफ टैक्सेशन आपको पढ़ा दिया अपने हिसाब से. अल्टीमेटली आपको याद इतना ही रखना है, इतना ही याद रखना है, 4 लाइन. अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, बताओ टैक्सेबल इन इंडिया होगा. क्यों? अक्रूड इन इंडिया बोला ना, मतलब उसका सोर्स कहाँ पे था, इंडिया में था. अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. क्यों? सोर्स इंडिया में था. अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सॉरी अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया. सोर्स रूल नहीं लग रहा है, लेकिन कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2, रिसिप्ट रूल. कि रिसीव्ड कहाँ पे किया, इंडिया में ना. क्यों किया इंडिया में, रिसीव नहीं करना चाहिए था, अभी इंडिया में टैक्स लग जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? थर्ड, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये तो पक्का इंडिया में टैक्स नहीं होना चाहिए था, ये भी होगा. ये किसके लिए होगा, ये खाली ओआर के लिए होगा. ये रेसिडेंस के लिए होता है खाली, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होता. ओके, क्लियर है? तो ये जनरल नॉलेज आपको मैंने दे दिया 3 रूल्स का. इसको ही मैं इस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ. ये फॉर्मेट आप लिख लो प्लीज, एक बार लिख लो फॉर्मेट, फिर हम लोग पढ़ना चालू करें. दिस इज योर एग्जाम का फॉर्मेट. जैसे आपने रेसिडेंशियल स्टेटस के पूरे टॉपिक को फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पढ़ा है, वैसे ही ये चलता है. स्कोप ऑफ टोटल इनकम. अब एक असेसी एक साल में तीनों बन सकता है क्या, कभी ये पॉसिबल है क्या? मैं इसी प्रीवियस ईयर में ओआर भी हूँ, एनओआर भी हूँ और एनआर भी हूँ, ये पॉसिबल है क्या, पहले वो बताओ मुझे. नहीं तो 3 में का में कोई तो एक रहेगा. आपको तीनों क्यों पढ़ाए जा रहे, फिर तीनों क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? अरे एक क्वेश्चन 3 बार कौन लिखेगा? व्हाट इफ असेसी इज ओआर, व्हाट इफ असेसी इज एनओआर एंड व्हाट इफ असेसी इज एनआर. तो एक ही क्वेश्चन में हम तीनों सिचुएशन आपको पढ़ाते हैं. तो मुझे बताओ हाईएस्ट टैक्स कौन भरेगा? ओआर. एवरेज एनओआर. और एनआर तो टैक्स ही नहीं भरना चाहिए ना. एनआर क्यों इंडिया में टैक्स भरेगा? नहीं भरना चाहिए. लेकिन उसने अगर क्या अर्न किया, इंडियन इनकम. इंडियन इनकम का मतलब क्या यहाँ पे दिख रहा है, कॉल यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लिखा है, आपको भी शॉर्टकट में ही लिखना है. क्या लिखा है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई मतलब क्या होगा, अक्रूड इंडिया. आरआई मतलब आईडी, आरआई मतलब इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और आईडीएआई मतलब इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. इंडियन इनकम के ऊपर तीनों टैक्स भरेंगे. ये टिक कहाँ पे मारे, देखो ध्यान दे के मारो, तीनों टैक्स भरेंगे. सेकेंड वाला समझ में आ रहा है ना, फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. इसके ऊपर ओआर टैक्स भरता है, एनओआर बट एनआर नहीं भरेगा. एनआर कभी भी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरेगा. आप याद रखो, आप लोग गलती से कभी कभी बोल देते हो फॉरेन इनकम के ऊपर कौन टैक्स भरेगा, एनआर. पागल हो गए हो क्या? इंडिया में क्यों भरेगा वो टैक्स? एक तो फॉरेन इनकम, जापान में कमा रहा है, तुमको इंडिया में टैक्स चाहिए उससे. अदर फॉरेन इनकम के ऊपर बेचारा है हमारा ओआर, वो टैक्स भरता ही है. लेकिन अगर एग्जम्प्ट इनकम कमाया तो एग्जम्प्ट इनकम का एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, फिर आप कोई भी रहो, कोई नहीं भरेगा टैक्स. कैपिटल रिसिप्ट याद आ रहा है आपको? अरे आपने लोन लिया किसी से 5 लाख का, टैक्स भरोगे क्या उसके ऊपर? आपके पेरेंट ने आपको 2 लाख का ये दिया है, गिफ्ट दिया है,
टैक्स भरोगे नहीं, क्यों? गिफ्ट है ना, और किसका गिफ्ट है? रिलेटिव्स का है। मैंने कल बताया आपको रिलेटिव्स का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। फिर चैप्टर 6A के डिडक्शंस होते हैं कुछ, और उसका रिजिम के ऊपर डिपेंड है, ओल्ड रिजिम है कि न्यू रिजिम है, रिजिम के हिसाब से वो डिडक्शन चेंज हो जाएंगे। तो जीटीआई में से माइनस करोगे तो टोटल इनकम आता है। एंड इफ यू रिमेंबर सेक्शन 4 में एक बात की थी हम लोग ने, टोटल इनकम earned by a person in a previous year shall be assessed in assessment year at the tax rate prevailing in annual finance। वहाँ पे एक वर्डिंग यूज करता है ना, टोटल इनकम। दिस इज टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम किसके हिसाब से चेंज होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से चेंज होता है। वो आप इस चैप्टर में ऑब्जर्व करोगे साहब।